हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज ए लाइट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला पर प्रोसीड करने से पहले हम सबसे पहले कवर करेंगे हिंदी भाषा, यानी कि उसमें भाषा का अर्थ, उसका महत्व, उसके रूप, ठीक है, उसके प्रकार यानी कि, और उसके बाद में हम धीरे धीरे चलेंगे स्वर, व्यंजन और जितना भी वर्णमाला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अक्सर ही टैट और कमीशन में पूछे जाते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं शब्द भाषा की। तो शब्द जो भाषा है यह संस्कृत के भाष शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। अब भाषा होती क्या है? भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे विचार आते हैं और उन विचारों को हम अपने मुख के माध्यम से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले भाषा क्या करती है? ये संप्रेषण का माध्यम है। दूसरा, ये संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक होती है। कैसे? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने संस्कारों को भाषा के ज़रिए अपने बच्चों में डाला और नेक्स्ट जनरेशन में उसी भाषा के थ्रू जो है वो आगे से आगे उसका प्रसार होता गया। और जिस तरीके से जो है वो भाषा में हमारी डेवलपमेंट होती है वही हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी उजागर होती है, जिसमें कि हमारे शब्दों में बदलाव होता है, कुछ नए शब्दों की एडिशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये ज्ञान अर्जन का माध्यम भी है जिससे आज मैं और आप जो है वो कनेक्ट हुए हैं, जिससे हम बुक्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। वो कैसे? क्योंकि उसमें हमारा माध्यम जो है वो भाषा है जिसको हम भी समझते हैं और जो राइटर है उसने भी समझा है, जो बोलने वाला है वो भी समझता है और जो सुनने वाला है वो भी समझता है। तो ये ज्ञान अर्जन का भी माध्यम है, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा के रूपों की। तो भाषा के वैसे तो हम 3 रूप पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो सार्थक है वो है मौखिक और लिखित। तीसरा जो सांकेतिक है वो हमारे पैडागॉजी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम कौन से वाले पार्ट करेंगे? 2 मुख्य रूपों को करेंगे। सबसे पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, ठीक है। अब मौखिक की मैं बात करूं, जो बोल करके प्रकट हो उसको मौखिक कहते हैं और जिसे लिख करके प्रकट किया जाए उसको लिखित बोलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर ही एग्ज़ाम में और टैट में बहुत बार पूछा गया है, शायद कमीशन में भी आया होगा, तो वो यह है कि हिंदी भाषा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा या इनमें से कोई भी नहीं। तो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके पीछे का कारण भी बताती हूँ, क्योंकि हमारा भारत जो है वो विविधता से संपन्न देश है और इसमें बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसीलिए हमारा जो संविधान है उसमें हमारी 22 भाषाओं को राष्ट्रीयता प्रदान की गई है, यानी कि राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया है। लेकिन हमारे पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ताकि हमारे यहाँ पर समानता को बरकरार रखा जा सके। राजभाषा होती है राजकाज की भाषा, ठीक है। तो राजकाज की भाषा हिंदी ज़रूर है, ठीक है। इसलिए हिंदी भाषा क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है कि 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी मूल वर्णमाला की। तो हमारी जो मूल वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं? वर्णमाला क्या होती है? सबसे पहले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हमारी जो वर्णमाला है उसमें टोटल है 44 वर्ण, जिनमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब आपको इनके अलावा भी वर्ण जो है वो मिलेंगे, लेकिन वो वर्ण जो है वो इन वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए उनको हम वर्णमाला में मेन जो हमारे पास में मुख्य रूप से वर्ण हैं उनमें काउंट नहीं करते हैं। जो 11 स्वर हैं वो आपके सामने हैं: अ, आ, ए, ई, ओ, री, ए, ओ और आओ, ठीक है। ये हमारे पास में 11 स्वर हैं। और 33 व्यंजन में क से लेकर के म तक, क, ख, ग, घ, अंग,
च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। क से लेकर के म तक टोटल वर्ण कितने होते हैं? 25 वर्ण। ठीक है, ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, स्पर्श वर्ण। और इसके अलावा 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, य र ल और व। ठीक है, और इसके अलावा 4 होते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं आप इनको, श श स और ह। इन 25, 4 और 4, ठीक है, इन सबको मिलाकर के टोटल हमारे पास में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि ये हमारे जो 33 व्यंजन है ना, इनमें इन व्यंजनों के मेल से जो है वो ये बने हैं। जैसे क्ष, क और श षटकोण से मिलकर के बना है, त और र से मिलकर के बना है त्र। ठीक है, ज और य से मिलकर के बना है ज्ञ और श और र से मिलकर के बना है श्र। ठीक है, तो वो संयुक्त वर्ण में काउंट होते हैं। उसी तरह से हमारे स्वरों में अंग और अ ये जो है वो अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, वो अ के ही आगे के विसर्ग और साथ में अनुनासिक वर्ण है, इसलिए उनको जो है वो मूल वर्ण नहीं कहा जाता है। और मूल वर्ण हमारे पास में कितने हैं? 44 हैं। ठीक है, सो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे 44 वर्ण कैसे हैं और बाकी के वर्ण कहाँ जाते हैं। सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ होगा कि बाकी के वर्ण कहाँ जाते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और यस, ये जो हमारे पास में स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण है ना, ये व्यंजन के भेद हैं। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ओके, इसमें एक और बात मैं जो बताना भूल गई वो ये है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं, स्वर उनको बोला जाता है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई। इनका अगर आप संधि विच्छेद करने जाएंगे तो संधि विच्छेद इनका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं। जबकि जो व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कैसे होते हैं? स्वर की सहायता से। अगर उनमें स्वर जुड़ा नहीं होगा तो वो हलंत होंगे और कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, तो व्यंजन किसको कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं। जैसे क पूरा वर्ण कैसे बना है? क प्लस अ। ठीक है, फिर ख कैसे बना है? ख प्लस अ। ठीक है, यानी कि इनका संधि विच्छेद पॉसिबल है, इनमें स्वर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो स्वर कौन सी ध्वनियाँ हैं? जो कि स्वतंत्र होती हैं। और व्यंजन कौन सी ध्वनियाँ हैं? जिनको कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, और स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के प्रकार हैं, इसके 3 भेद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों के भेदों की। ठीक है, तो स्वर के भी 3 भेद हैं। सबसे पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे। अब आपने ऊपर जो है वो 11 स्वर पढ़े, इनमें जो सबसे कम आवाज़ मतलब सबसे कम समय लेते हैं बोलने में वो है अ, ई और उ। ठीक है, ये प्राकृतिक स्वर हैं, तो इनको ह्रस्व स्वर की श्रेणी में डाला जाता है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको ह्रस्व स्वर से बोलने में दुगना समय लगे, जैसे कि आ, ई, ऊ। ठीक है, तो इनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं पलुत स्वर की। तो पलुत स्वर में ह्रस्व की अपेक्षा जो है वो तिगुना समय लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा हे राम, लेकिन हम ना इसमें समझ नहीं पाते कि ये हे राम मतलब किस सेंस में इसमें जो है वो तिगुना समय लग रहा है और इसमें जो है वो एक आवाज़ नहीं है, मतलब इसमें वर्णों का मेल है, ये तो अक्षर हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे कि आप मान लो किसी को आवाज़ लगाते हो जो कि दूर खड़ा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? मान लो कि आप किसी राम को ही बुला रहे हैं। ठीक है, और आपने उसको पुकारना है तो क्या बोलेंगे? हे राम, ताकि उस तक आवाज़ जो है वो दूर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वो जो हम हे बोल रहे हैं तो वो जो है वो लंबा खिंच रहा है। ठीक है, तो लंबा खिंचने वाले को हम जो है वो इस तरीके से, जैसे मैंने पीछे एस लिखा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ध्वनि जो है वो लंबे समय तक चली है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जो है वो प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में स्वरों के 3 भेद। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि निबंध में से ह्रस्व स्वर है, निबंध में से दीर्घ स्वर है, निबंध में से प्लुत स्वर है। तो आप लोगों को इसकी पहचान हो गई है। अब इसके बेसिस पर जो है वो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कौन से वाले स्वर हैं। इसी तरीके से आपने व्यंजन में भी देखा होगा कि अगर आपसे पूछा जाए निबंध में से स्पर्श व्यंजन है तो क से लेकर के म तक के बीच में जो भी वर्ण उसमें होगा तो उसको आपने टिक करना है। या फिर पूछा जाए निबंध में से स्पर्श व्यंजन नहीं है तो उसमें क से लेकर के म तक के अलावा कोई भी जो वर्ण होगा वो स्पर्श व्यंजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह से अंतस्थ में य, र और ल और व ही आते हैं। उसमें पूछा क्या है, प्रश्न को आसानी से पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें और उसी हिसाब से आंसर दें। ठीक है। और ऊष्म हमारे पास में व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान पर अक्सर ही 1 से 2 प्रश्न जो है वो टैट में, कमीशन में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक ट्रिक जैसी अपना रखी है। तो सबसे पहले क्वर्ग। ठीक है। क्वर्ग में क्या आता है, क से लेकर के अंग तक, ठीक है, जितने हमारे पास 5 वर्ण हैं ये क्वर्ग में आते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। इन सब की आवाज़ आती है कंठ से। ठीक है। तो ये कौन से वर्ण हैं, कंठ वर्ण हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। ठीक है। तो इनके लिए तालु इस्तेमाल होता है, तो ये तालव्य वर्ण है। ठीक है। फिर टवर्ग की अगर हम बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, ण। इनके लिए हमारी जीभ जो है वो थोड़ी सी मुड़ती है और मूर्धा को टच करती है। ठीक है। इसीलिए ये कौन से वर्ण हैं, मूर्धन्य। और त्वर्ग त, थ, द, ध, न, इसमें हमारी जीभ जो है वो दांतों को टच करती है, तब जाके उस वर्ण का उच्चारण पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए ये जो है दंत्य वर्ण है। अब बात करते हैं पवर्ग की। तो प, फ, ब, भ, म, इन सब के उच्चारण में हमारी होंठों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो ये ओष्ठ्य वर्ण है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि क्वर्ग जो है वो कंठ्य है, चवर्ग जो है वो तालव्य है, टवर्ग जो है वो मूर्धन्य है, त्वर्ग दंत्य वर्ण है और पवर्ग जो है वो ओष्ठ्य वर्ण है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा तो आपको आसानी होगी पता करने में कि कौन से वाला वर्ण जो है वो कौन से उच्चारण स्थान उसका है। ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी हैं या जिस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि देखिए, आप ऊपर चलिए सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें आपने व्यंजनों के बारे में पढ़ा, तो व्यंजन में आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन जो है वो मूल व्यंजन से अलग है, पहली चीज़। और संयुक्त व्यंजन में क्या था हमारे पास में, किन्हीं 2 व्यंजनों के मेल से वो बने थे। ठीक है। इसीलिए उनको हम क्या बोलते थे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। और इनमें ऑप्शंस दे रखी हैं ड़, ढ, य और ड़। ठीक है। ठीक है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ज्य। ठीक है, यानी कि ज्य। ठीक है। बी ऑप्शन आपकी इसमें करेक्ट है। ओके। ये जो ऑप्शन है आपकी बी, ये करेक्ट है, ज्य। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, जो हमारे पास में क्वर्ग है वो कौन से हैं, कंठ्य वर्ण है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो चवर्ग है वो तालव्य वर्ण है, और जो हमारे पास में टवर्ग है वो कौन सा है, मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है। और उसके बाद में त्वर्ग जो है वो दंत्य वर्ण है। तो अब इनमें से देखिए कि कौन सा त्वर्ग में नहीं आता है। ठीक है। तो वही जो है वो दंत्य वर्ण नहीं होगा। ठीक है। तो त्वर्ग में आते कौन कौन से हैं, त, थ, द, ध और न। ठीक है। अब इसमें देखो कि त, थ, द और न, द, ध, न के अलावा कौन सा वर्ण है। देखिए, जो डी ऑप्शन है वो है ट। ठीक है। ट जो है वो ट्वर्ग में आता है और ट्वर्ग जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि जो त्वर्ग दंत्य नहीं है, तो वो है हमारे पास में
डी ऑप्शन यानी कि ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें आपने बताने हैं मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर जो है वो हमारे स्वरों की गिनती में काउंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अ से लेकर के हमारे पास में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे पास में 11 स्वर हैं टोटल। ठीक है, और अंग और अह जो है वो मूल स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास में स्वरों की संख्या कितनी आएगी इसमें, बी ऑप्शन यानी कि 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 26वां। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन है अ, उ, ए और य। ठीक है, तो इनमें देखिए हमारे पास में स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, और ये जो य है ये क्या है हमारे पास में, च, छ, ज, झ, य, ये हमारा आता है व्यंजन में। तो इनमें से स्वर कौन से वाला नहीं है, य नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, य। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कर पाएं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पे निम्नलिखित में से कौन टवर्ग नहीं है। ठीक है, तो टवर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, और इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठ, ढ, ण और घ। ठीक है, अब घ किस वर्ग में आता है, क, ख, ग, घ, य। ठीक है, तो ये कवर्ग में आता है। तो इनमें से कौन सा टवर्ग नहीं है, तो इनमें से घ जो है वो टवर्ग नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आपने ये ज़रूर पढ़ लेना है कि उन्होंने वर्ग है या नहीं है करके पूछा है। ठीक है, इससे भी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, तो व्यंजन मैंने आपको बताया कि मूल व्यंजन हमारे पास में कितने हैं, 33, जिसमें क से लेकर के म तक हैं स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद में य, र, ल, व अंतस्थ हैं। श, श, स और ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में टोटल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन 33 व्यंजन है, तो इसकी काउंटिंग में भी ये 33 ही आते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है भाषा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये राजभाषा है हिंदी भाषा हमारी, इसके बारे में पढ़ा, इसके जो 2 रूप हैं उसके बारे में पढ़ा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हमारे पास में वर्णमाला कितनी है, उसमें 44 वर्णों को ही काउंट क्यों किया जाता है और बाकी के वर्ण कहाँ जाते हैं, इसका लॉजिक भी देखा, स्वरों के भेद देखे हमने, उसके बाद में हमने उच्चारण स्थान किए और साथ में व्यंजन के भेद भी किए, और एंड में हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी रिवाइज किए। आप इससे रिलेटेड अदर वीडियोस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं। आपको इस टॉपिक को समझने में और आगे तक रिटेन करने में जो है वो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, टॉपिक क्लियर हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।